नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें जिन पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद होते हैं हमारे विशेषज्ञ पत्रकार रवि जी, आपका स्वागत है। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत बहुत है। शुक्रिया। तो चुनावी मौसम है, चुनावी बहार है। बिहार में इस समय वादों की खिलाफी की जो ललकार है चारों तरफ दिखाई दे रही है। कोई दल किसी पर काम पूरे ना करने का आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है कि हमने पिछले 15 सालों में जितना किया है उतना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था, जो बिहार को जो देखना पड़ा। इससे पहले कि इस चर्चा को हम शुरू करें, देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या है आज की बड़ी खबरें, कौन ट्रेंड कर रहा है। मनीष जी, आप बताएंगे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? जी, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है। उसमें एक खबर ये है कि आज चिराग पासवान और एलजेपी की बैठक है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, या फिर जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार देना है, या फिर एनडीए में रह के चुनाव लड़ना है और जेडीयू को समर्थन देना है। क्योंकि हालिया घटनाक्रम में चिराग पासवान की चिट्ठियां बहुत ज्यादा लोगों के बीच आ रही थी और उनकी चर्चा हो रही थी, उन पर चर्चा हो रही थी। उसमें से परसों भी उन्होंने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार की जनता नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर रही है। दूसरी एक खबर है जो हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर बिहार के लिहाज से देखा जाए और जो चर्चाएं चल रही थी इस लिहाज से देखा जाए तो उस पर चर्चा करना आवश्यक हो सकता है। चुनाव आयोग ने कल 12 दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया था, तो उसमें से पप्पू यादव की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी भी है। लेकिन अभी मार्च में जिस तरह से विज्ञापन और पोस्टर के सहारे और आजकल लगातार गांव जिले जिले का खाक छान रही पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी की बात है, तो जो कह रही थी कि वो सीधे मुख्यमंत्री बनेंगी, 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगी। उनके रजिस्ट्रेशन का कोई खबर, उनके पार्टी के रजिस्ट्रेशन की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। ना कल के 12 दलों में उनकी पार्टी का नाम था, ना ही उनको कोई चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। तो अगर आप लोगों को कोई इस विषय पे जानकारी हो तो चर्चा करें कि किस तरह से आखिर मतलब अगर चुनाव की घोषणा के बाद किसी दल को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकता है, या फिर वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तीसरी खबर ये है कि अभी अभियान चलाया था लगभग 8-9 दिन पहले तेजस्वी यादव ने, तो बिहार मांगे रोजगार इस टाइप का अभियान चलाया था, जिसमें एक डाटा सर्वे के मुताबिक इस पर ट्वीट भी किया है तेजस्वी यादव ने। पिछले 9 दिनों में लगभग 5 लाख बेरोजगार युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जब विजिट करने के लिए गया तो वहाँ पे कोई जानकारी आई, कई लोगों ने कमेंट किया कि कहीं आप इस डाटा का उपयोग अपने चुनावी फायदे के लिए तो नहीं करेंगे। कई लोगों ने भी कमेंट कर रखा था कि पहले तो आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, खुद के लिए रोजगार ढूंढिए, तब बिहार के लोगों के लिए रोजगार की बात कीजिएगा। तो एक खबर है। एक और खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि पटना में एम्स के अलावा दरभंगा में भी एम्स बनाया जाएगा। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत भी, मतलब वहां से फ्लाइट का आवाजाही भी बहुत जल्दी शुरू होगी। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अभी वादों का पिटारा खुल गया है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी ने जिस तरीके से 5 लाख बेरोजगार लोगों का रजिस्ट्रेशन पिछले 9 दिनों में होता हुआ बताया है अपने पोर्टल पर, और नीतीश को चैलेंज किया और कहा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की निष्क्रियता के चलते इस प्रकार की बिहार में परिस्थिति उत्पन्न हुई है। अनीता, सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री ने पिछले 2-3 दिनों में कई घोषणाएं बिहार के लिए की हैं, आपको लगता है कि उनका कोई सकारात्मक असर मतदाता पर पड़ने वाला है? जैसे ये दरभंगा में एम्स बनेगा और अभी जल को पहुंचाने की योजना है, गंगा को लेकर कुछ है, तो इस तरीके की तमाम योजनाएं अभी प्रधानमंत्री लगातार घोषित कर रहे हैं देश भर में, और बिहार के लिए खास तौर से उन्होंने अपनी तिजोरी खोल दी है।
तो इसका कुछ असर, सकारात्मक असर आपको पड़ता दिखेगा? देखिए, जिस तरह से नई परियोजनाओं का वहां पे शुभारंभ और उद्घाटन हो रहा है, जाहिर सी बात है बिहार की जनता इस विकास को समझने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि सिर्फ दरभंगा की बात नहीं है। आप देखेंगे तो कटिहार पूर्णिया का रास्ता जो है वो छोटा हो रहा है। उसके बाद मनिहारी से जो गंगा पुल बन रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक पुल होगा, क्योंकि सबसे लंबा होगा, डबल डेकर होगा, इस पे रेलगाड़ी भी चलेगी और सड़क तो चलेगा, 4 लेन होगा। 4 लेन जो सड़क है हाईवे का, वो 18 तारीख को प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे कार्य हैं, ऐसी परियोजनाएं हैं जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, और अगर ये शुरू हो जाता है तो उस क्षेत्र का लोगों की जिंदगी तो आरामदायक हो ही जाएगी, कनेक्टिविटी जो है वो इजी हो जाएगा, और आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य भी जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। जो जमीन देखेंगे कि उस जगह की जमीन जो बेजान पड़ी हुई थी, उसमें उसका वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगा वहां पे। और इस बीच में अगर एम्स आता है और एयरपोर्ट आता है, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वैशाली को लेकर के भी केंद्र सरकार कुछ, क्योंकि रघुवंश बाबू जो है वो जाते जाते अपनी 3 इच्छाएं पूरी छोड़ गए थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार को लिखा था, उसको देखते हुए वैशाली को लेकर भी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है चुनाव से पहले, क्योंकि वैशाली बुद्ध की नगरी है, और बुद्ध की नगरी को फिर से संजोया जाए, उसको एक पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाए और उसकी अहमियत को लोगों को बताया जाए। वो वैशाली वो जगह है जो कि भारत का पहला अखंड गणराज्य जो है वो बिहार, पूरे भारत की अगर बात करें, सिर्फ बिहार की बात नहीं करें, पूरे भारत में पहला गणराज्य वहीं से स्थापित हुआ था। तो उसके इतिहास को बरकरार रखने के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। गया को लेकर के काफी योजनाएं आ सकती हैं और भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी कुछ अच्छे, और भी अच्छे, क्योंकि एम्स तो आ ही रहा है दरभंगा में, ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ और भी अनाउंसमेंट हो सकता है प्रधानमंत्री के, केंद्र सरकार की तरफ से, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो जाहिर सी बात है जनता के लिए, अगर एम्स आता है दरभंगा में तो वहां के लोगों को कितने रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, इसका इमेजिनेशन आप कर सकते हैं कि जब कहीं भी अस्पताल होता है तो उसके आसपास दवाई की दुकानें, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है मेडिकल एक्सेसरीज को लेकर के, वो स्टैब्लिश होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही जो एक चाय वाला अगर कोई चाय बेचना चाहता है तो कितने लोग आके वहां पे चाय, स्वरोजगार की बात अगर करें तो वहां पे उत्पन्न हो सकता है, ढाबे खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट हो सकता है, होटल्स जो है लोगों के ठहरने का इंतजाम हो सकता है। तो ये इतने सारे जो स्वरोजगार के जो अपने आप वहां पे उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे, रोजगार के जो साधन है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। वैसे ही अगर एयरपोर्ट आता है वहां पे तो बहुत सारे लोगों, सुविधा तो मिलेगी ही कनेक्टिविटी को लेकर के, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो 5 लाख लोगों ने भले रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अब 7.5 करोड़ की जहाँ की आबादी हो, वहां से 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। स्क्रूटनी करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्या वाकई ये बेरोजगार है या उसमें रजिस्टर होने के लिए बस वो बेरोजगार दिखा रहे हैं। अगर ये बेरोजगार हैं तो उसके लिए तेजस्वी क्या प्लान है उनके पास कि इन बेरोजगारों को कैसे रोजगार देंगे, क्या करेंगे उनके लिए। ये सारी चीजें भी हैं जो जनता जरूर सोचेगी। तो लेकिन इन योजनाओं का इम्पैक्ट इस बार जरूर देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है। जी बिल्कुल। सरकार जिस तरीके से योजनाएं बना रही है, और हम इस बात पर भी निरंतर चर्चा करते रहे कि नीतीश ने ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, विकास के काम हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो उतने पर्याप्त नहीं हुए जिसको लेकर जनता अभी कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई देता है। रोजगार का सृजन हुआ ही है अभी। अगर हम ये देखें कि कितने सारे प्रवासी मजदूर वापस आए और उनको भी राज्य ने वहीं रोकने के प्रयास किए हैं, तो कुछ प्रयास फलीभूत हुए हैं, कुछ लोग वापस चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई और दिख रही है। रवि जी, एक मनीष ने अपनी जब बात बताई थी तो उसमें एक बड़ी अच्छी उल्लेखनीय बात ये कही थी कि जो
जिस पार्टी की हम बार बार निरंतर चर्चा कर रहे थे कि एक क्या युवा नेतृत्व प्रदेश को मिल सकता है, क्योंकि अभी मुकाबला तेजस्वी, चिराग और प्रिया पुष्पम चौधरी के बीच में होने वाला था। हम लोग इस तरीके का आकलन लगा रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सिंबल दिए हैं, उनकी पार्टी कहीं रजिस्टर्ड नहीं दिखाई दे रही, तो क्या ये उनकी ओर से कोई चूक हो गई है, या क्योंकि वो नई पार्टी है उसके उम्मीदवारों को संगठित होकर चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि एक जो मत का एक प्रतिशत चाहिए होता है एक सिंबल पे लड़ने के लिए, क्योंकि वो है नहीं, वो पहली बार चुनाव लड़ेगी, तो उनको पता है कि उनको सारे उम्मीदवार निर्दलीय उतारने पड़ेंगे और हर जगह उसका सिंबल अलग होगा। तो क्या ऐसी कोई स्थिति है, और अगर ऐसी है तो फिर क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स पर क्या असर पड़ता है? देखिए अतुल जी, पहले जो अनीता ने जहां बात छोड़ी थी उसको थोड़ा सा एक दो बिंदु मेरे दिमाग में भी उस समय आ रहे थे, तो पहले वो बात पूरी कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले पहले बिहार में कुल मिलाकर 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करने वाले हैं, सौगात बिहार को देने वाले हैं, जिसमें से हमने देखा कि अभी 2-3 ऐलान हो चुके हैं और अभी ताबड़तोड़ और भी ऐलान होने हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई विकास परियोजना की घोषणा की जाती है और जब उस पर अमल किया जाता है तो बेरोजगारी दूर होने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। जैसा कि अनीता ने बहुत विस्तार से बताया कि अगर एम्स खुलता है तो दवाई से संबंधित, होटल इंडस्ट्री से संबंधित और भी बहुत सारे दूसरे रोजगार के अवसर स्थानीय लोगों को खास तौर पर उपलब्ध होने के पूरे आसार बनते हैं। तो ये 16,000 करोड़ की जो योजनाएं प्रधानमंत्री चुनाव से पहले घोषित कर रहे हैं, जाहिर है कि एकदम से जमीन पर नहीं आने वाली हैं, और चुनाव का जिस दिन चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होगा उस दिन आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। तो जाहिर है कि केंद्रीय जो योजनाएं हैं वो जो नई बिहार की सरकार आएगी 29 नवंबर से पहले, उसको ही वो पूरे करने हैं। अगर नीतीश कुमार सरकार वापस आती है, मैं नीतीश कुमार सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी साफ साफ कह चुकी है और कई बार कह चुकी है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। तो अगर विजेता तमाम 15 साल की इनकम्बेंसी के बावजूद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ होता है तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हालांकि बहुत सारे इसमें पेच भी अब खड़े होते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मौका नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको बिहार के विकास का एक नए सिरे से मौका मिलेगा। और तब नई सरकार ये कह पाएगी, नई सरकार यानी 20वें साल की जो सरकार है वो ये कह पाएगी कि हमने जो चुनाव से पहले वादे किए थे अब देखिए हम पूरे करने जा रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, आरजेडी के पोर्टल पे अगर 5 लाख नौजवानों ने बेरोजगारों के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप यकीन मानिए कि ये सारे के सारे बेरोजगार बिल्कुल नहीं होंगे। असल में बहुत सारे प्रदेशों में जो बेरोजगारों के पंजीकरण के लिए जो सरकारी कार्यालय हैं वहां का अगर डेटा उठाएं तो बहुत चिंताजनक स्थिति होती है। हम देखते हैं कि उनमें से अधिकांश 85% जो बेरोजगार के तौर पर युवा पंजीकृत होते हैं रोजगार दफ्तरों में, वे कोई ना कोई कारोबार, किसी न किसी रोजगार से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होते हैं। लेकिन ये जो सरकारी नौकरी पाकर ही युवा के मन में जो ये एक बैठा हुआ है कि सरकारी नौकरी पाकर के ही वो अपने आप को रोजगार पाने वाला मानता है, तो इस मानसिकता से युवाओं को बाकायदा निकलने की जरूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। देखिए असंगठित क्षेत्र जिसे कहा जाता है वो 90% रोजगार का हिस्सा वहां आता है और 10% में सरकारी नौकरियां आती हैं। तो 10% जो सरकारी नौकरियां हैं, तो रिकरिंग जो सरकारी नौकरियां हैं अगर टोटल 10% मान लें तो वो 1 या 2% हर साल बैठती हैं। तो इस लिहाज से सारे युवाओं को सरकारी नौकरी देने का झांसा देना एक तरह से युवाओं के साथ ये ठीक बात बिल्कुल नहीं है। स्वरोजगार की जो बात, आत्मनिर्भर होने की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, सारी क्षेत्रीय पार्टियों को और प्रदेशों में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको भी अब इसी दिशा में युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए।
उनको बरगलाना नहीं चाहिए। तो ये तो बात जो आपका पिछला सवाल था। अब रहा सवाल कि प्लूरल्स से क्या चूक हुई कि उन्हें सिंबल चुनाव का नहीं मिल पाया। तो मुझे लगता है यकीनन चूक तो नहीं हुई होगी, क्योंकि जितनी तैयारी के साथ प्लूरल्स के लोग जितने स्तरों पर तैयारी के साथ बिहार की विधानसभा में इस बार चुनाव मैदान में सामने आने का उन्होंने प्रयत्न किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चूक हुई है उनसे। उनका जो एक तरह से जो सामग्री है, अगर उसे देखें तो उसमें 10 वर्ष का उन्होंने खुद ही उल्लेख किया हुआ है कि वे 10 वर्ष में चाहते हैं कि बिहार में नया नेतृत्व एक पनपे। और आप जानते हैं कि पुष्पम प्रिया ने बाकायदा विज्ञापन देकर के खुद को मुख्यमंत्री घोषित किया था। तो उनकी बाकायदा एक अच्छी टीम, तकनीकी तौर पर सक्षम टीम एक काम कर रही है। अगर उन्हें सिंबल नहीं मिला है तो मुझे लगता है कि जानबूझकर इस बार शायद इन्होंने प्लूरल्स ने चुनाव आयोग के पास कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया होगा। और अगर दावा प्रस्तुत किया भी है तो हो सकता है नए लोग हैं, उस प्रपत्र में कोई तकनीकी खामी रह गई हो। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे में अब उन्हें अगर अपने उम्मीदवार आजमाने हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, तो निर्दलीय के तौर पर ही विकल्प एक बचता है, और हर विधानसभा क्षेत्र में फिर उनको अलग अलग सिंबल मिलेगा। तो उनकी जो शक्ति है, जिसका आकलन वे करना चाहते होंगे इस चुनाव में, शायद उतनी प्रखरता के साथ, उतनी सटीक आकलन शायद वो इस बार ना कर पाए। जी बिल्कुल। अनीता जी, चिराग पासवान, अभी पिछले कुछ दिनों से हम निरंतर देखने में आ रहे हैं कि चिराग जेडीयू के साथ अपनी बातों को लेकर बहुत मुखर थे, खिलाफत में थे लगभग, और उन्होंने एक बार तो ये घोषणा भी कर दी थी कि उनके उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवारों के सामने वो लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा और नीतीश कुमार के साथ हुई बातचीत के बाद कुछ ऐसे आभास भी दिया था चिराग पासवान ने कि कहीं ना कहीं जो भाजपा कहेगी हम उसके साथ हैं, और जो नीतीश से शिकायत करना उनका बनता है क्योंकि नीतीश उनके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि नीतीश के बारे में जनता की राय ठीक नहीं है, नीतीश का कार्यकाल अच्छा नहीं मान रही है जनता। और अब उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली, इसमें वो अपने चुनाव लड़ने की सीटों के बारे में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, एनडीए में बने रहने के बारे में चर्चा करेंगे। आपको क्या लग रहा है, चिराग पासवान क्या कोई आत्मघाती गोल करने की तैयारी कर रहे हैं, या उनका ये कदम कहीं ना कहीं उनको एक आगे ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होगा? देखिए, एलजेपी की अगर बात करें तो रामविलास पासवान जो है उनकी उम्र हो चुकी है, और धीरे धीरे उनकी जो अगर हम शारीरिक फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें तो आजकल उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है। ऐसे में एलजेपी का सारा दारोमदार वो चिराग को देना चाहते हैं। चिराग किसी भी हालत में वो अपने लिए ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि केंद्र की मोदी सरकार में उनकी अहमियत बनी रहे। अगर पिता कुछ अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर के अगर थोड़ा सा रेस्ट करने भी जाते हैं तो ऐसा ना हो कि चिराग गुमनाम हो जाए। इसको लेकर के ये सारी कवायद चल रही है। आप देखेंगे कि इस पूरे प्रकरण में कहीं भी चिराग मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। सदन में भी जब बोलते हैं तो सरकार के पक्ष में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नीतीश को लेकर के ऐसी ऐसी चिंताएं हैं और ये हमारी शिकायतें हैं जिस पे बीजेपी को वर्कआउट करने की जरूरत है। वो बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं कि आप वर्कआउट कीजिए। तो ये एक नेगोशिएशन टेबल पे वो आना चाहते हैं ताकि बिहार में भी उनकी जो पहुंच है सिर्फ सीमित दायरे तक नहीं रहे, अब वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। उनको समझ में आ गया है कि जेडीयू का ये सैचुरेशन लेवल है। जेडीयू अगर इस बार आ भी जाती है तो इसके बाद जेडीयू का जो एज है वो अब निढाल होता जा रहा है, और नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में आखिर कौन, ये सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा हमेशा। ऐसे में मैदान अपने लिए जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही केंद्र में भी उनका वजूद जो है वो रहे, कहीं ना कहीं वो अपर हैंड पे रहे, उनको कंसीडर किया जाए, ये लगातार उनकी कोशिश है। आज बैठक में क्या होगा वो देखना होगा कि क्या कंक्लूजन आता है। लेकिन
एक बात साफ है कि नीतीश बीजेपी माफ कीजिएगा एलजेपी और चिराग पासवान बीजेपी से अलग नहीं होना चाहती और नीतीश के दबाव में नहीं रहना चाहती, और ऐसे में इन सब के बीच में बीजेपी ही एक ऐसी धरातल है उनके लिए जो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता तय करेगी कि आखिर किस रास्ते पे ये तीनों पार्टियां जो हैं गठबंधन में एक साथ जाएंगी। जी बिल्कुल अनीता, एक और विषय पे थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि जब हम बात करें कि बिहार की राजनीति में जब हम बात करते हैं, लालू की बात करते हैं, हम नीतीश की बात करते हैं, मांझी की बात करते हैं, पासवान चिराग की बात करते हैं, वही एक नाम और भी है जिसने पिछले कुछ समय में काफी जनता के बीच में काफी पैठ बनाई है। नाम तो बाहुबली नाम है, पप्पू यादव का। पप्पू यादव बाढ़ के दौरान भी सड़कों पर पानी में नाव चलाते हुए, ट्रैक्टरों पर घूमते हुए पानी की बोतलें, नाश्ता, खाना बांटते नजर आए थे। उन्होंने अपनी एक छवि को बदलने का और सुधारने का प्रयास करते हुए बहुत दिखाई दिए थे। पप्पू यादव का समीकरण क्या रहेगा, कितने क्षेत्र में रहेगा, और इस पे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा आपकी। देखिए, किन किन सीटों पे कितने सीटों पे पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं ये पप्पू यादव तय करेंगे। अभी तक उन्होंने अपना पत्ता खोला नहीं है, लेकिन एक बात तय है, पप्पू यादव जहां से भी खड़े होंगे उनकी सीट तय है, क्योंकि वो जनता के बीच में लगातार बने रहे हैं। कोई जाए या न जाए, पप्पू यादव हर विषम परिस्थिति में वहां पे खड़े होकर जनता की मदद करते हुए और जनता के साथ अपनी आवाज देते हुए नजर आए हैं। ये भी संभव है कि अगर वो कुछ सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो उनकी कुछ सीटें भी आ सकती हैं, क्योंकि इन पिछले कुछ सालों में हम देखे तो जो पप्पू यादव का बाहुबली का चेहरा था वो कहीं ना कहीं एक मददगार के रूप में तब्दील हो गया है। अब पप्पू यादव बिहार की जनता के बीच में उनका जो एक खौफनाक चेहरा था पप्पू यादव का, कि वो एक बाहुबली है, वो एक गुंडा है, वो क्राइम के मास्टर हैं, वो सारा कुछ धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है और पप्पू यादव एज ए मददगार नजर आ रहे हैं और जनता के बीच सेवक के रूप में बार बार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात तय है कि पप्पू यादव हर हाल में अपनी सीट जीतेंगे, और अगर वो कैलकुलेशन के साथ अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कुछ कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं। ऐसे में अगर कहीं भी त्रिशंकु जैसी सिचुएशन आती है तो उनकी जो हैंड है वो अपर हैंड हो सकती है, सरकार बनाने में वो मुख्य रोल अदा कर सकते हैं। जी जी रवि जी, अनीता जी ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से पप्पू यादव भी एक फैक्टर साबित हो सकते हैं वहां पर, और उधर अनंत सिंह ने कहा ही है कि वो लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं जो हम बात करें कि और जो फैक्टर्स होने वाले हैं बिहार की राजनीति में प्रभावी, उनका भी अब धीरे धीरे वो सामने आ रहे हैं और उनका क्षेत्र और दायरा भी विस्तृत एक तरीके से स्पष्ट होता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे और स्पष्ट होगा, ये भी नेगोशिएशंस पावर के साथ ये लोग भी मोल भाव करते नजर आएंगे। बिल्कुल मोल भाव करते नजर आएंगे। अभी देखिए, एक बड़ा नाम की चर्चा कम ही हो रही है, लेकिन वो भी आरजेडी की तरफ से अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा, वो जो फैक्टर है, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री रहे हैं और पानी पी पी कर केंद्र को कोस रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह शिकस्त दें। लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीटें वहां पर देती है। एक और अभी हमने 2-3 दिन पहले एक घटना देखी रांची में। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लालू यादव से जाकर के मुलाकात की थी और वहां से जब बाहर निकले तो उन्होंने ये बयान भी दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेगा। तो वो कितनी सीटें, जब उनसे इस सवाल पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं, आरजेडी के साथ महागठबंधन में आप जाएंगे तो कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ पाएंगे, तो इस सवाल का उत्तर उन्होंने टाल दिया था। लेकिन अगर वो भी स्टेक होल्डर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी स्टेक होल्डर है बिहार में, तो फिर उनकी भी खातिरदारी, मुझे लगता है बदले की खातिरदारी तेजस्वी यादव को करनी पड़ेगी, क्योंकि रांची में बहुत लालू यादव को, उनके पिता को झारखंड सरकार बहुत मजे में जेल में रखे हुए है। तो हो सकता है कि इस नाते
महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ थोड़ी सी रबड़ी, थोड़ी सी मलाई मिले। और कांग्रेस भी एक अहम फैक्टर है। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर मान जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है। लेकिन एक मुझे ध्यान आ रहा है, एक फॉर्मूले के बीच में बात आई थी कि 243 सीट में से अगर हम सत्तारूढ़ गठबंधन की बात करें और उसमें हम ये बात करें कि जीतन राम मांझी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हम जनता दल यूनाइटेड में आए हैं। इधर एलजेपी जो है वो ये कह रही है कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम नीतीश कुमार को नहीं जानते। तो एक जो फॉर्मूला ये था कि 243 का आधा आधा कर लिया जाए, 121 और 122 जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी बांट लें और अपने अपने ये जो 121 और 122 जो सीटें हैं वो जनता दल यूनाइटेड मांझी को समझा ले, भारतीय जनता पार्टी ये चिराग पासवान को समझा ले कि कितनी सीटों पर मानते हैं। तब तो मुझे लगता है कि कोई एक सहमति इस सत्तारूढ़ गठबंधन में बनेगी। अन्यथा तो फिर भानुमति का कुनबा यहाँ जुड़ता हुआ कम और बिखरता हुआ थोड़ा ज्यादा अभी की आज की तारीख में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी है कि लोकसभा को सीटें का संकट उतना नहीं है, लेकिन जो वो चुनौती दे रहे हैं कि हम जेडीयू के सामने चुनाव लड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय एनडीए के लिए है। सीटों का समझौता तो हो ही जाएगा। चलिए, बिहार अपडेट में आज की चर्चा में बस इतना ही। आप लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि अगर आपके पास भी अपनी कोई बात है कहने के लिए तो आप हमें ईमेल करें biharupdate@gmail.com पर। आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। रवि जी, आज की चर्चा में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। अनीता जी, आपका भी धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।